हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो बैक्टीरिया की स्लाइड्स थी, बैक्टीरिया का जो टॉपिक है वही कंटिन्यू है और उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर्स जो हमने इसमें थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और भी। और ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया के अंदर ग्राम स्टेनिंग क्या प्रोसेस होता है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पार्ट 2 के अंदर बैक्टीरिया के। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला से। बैक्टीरियल फ्लैजिला रेफर टू एज द ट्विस्टेड हेयर लाइक फिलामेंट्स दैट इम्पोज स्विमिंग मोटिलिटी इन द सम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट्स करवाने में हेल्प करता है। कैसा होता है? ट्विस्टेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और जो स्विमिंग की मोटिलिटी है उसमें उसको इम्प्रूव करता है, उसको इम्पोज करता है, या वो जो फंक्शन है स्विमिंग का उसको परफॉर्म करता है, उसमें हेल्प करता है। The one end of the flagella apparatus produced from a bacterial cell surface and other portion remain free for the locomotory function। इसका एक सरफेस क्या होता है, जैसे बैक्टीरियल सेल है तो इस बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल है उसके साथ अटैच होता है, और दूसरा एंड है जो वो फ्री होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, मूवमेंट्स कर पाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड होती है, वैसे भी बहुत माइन्यूट सी स्ट्रक्चर होती है जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करवाती है। और जो फ्लैजिला होते हैं आर अबंडेंटली फाउंड इन द ग्राम नेगेटिव रोड्स एंड द फ्यू ग्राम पॉजिटिव रोड्स एंड द कोकाइज। रोड्स और कोकाइज जो वर्ड्स है उससे को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने जो स्ट्रक्चर्स उसकी की थी, जैसे बैसिलस था उसमें रोड से बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, और कोकाई जो है वो स्फेरिकल शेप की जो स्ट्रक्चर्स होती है बैक्टीरिया उसके अंदर। तो इन चीज़ों को आपको आप रिलेट करना देखना है कि कोकाई वर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, रोड्स का क्या मतलब है। ये जैसे उनके साथ रिलेट नहीं करना आपकी, जैसे हमारी आईज होती हैं उनके अंदर रोड्स और कॉन सेल्स होती हैं, उनके साथ वो रोड्स आर डिफरेंट। ये रोड्स हमारे बैक्टीरिया में यूज हैं, दैट मीन्स वो उसकी शेप के साथ बात कर रहा है। तो फ्लैजिलास जो होते हैं वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं, और बहुत ऐसा नहीं है कि उन्हीं के अंदर मिलेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो उनके अंदर भी वो थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मिलते हैं। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला की। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरिया के अंदर? ये है जनरल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला की। नॉर्मल है जो उसकी बेसल बॉडी होती है, हुक होता है और फिलामेंट होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, अगर स्ट्रक्चर के बेस पर उसको डिवाइड किया जाए तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स। अब हम बात करते हैं बेसल बॉडी से उसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हम इसकी बहुत माइन्यूट स्टडी करेंगे इसके अंदर। अगर कोई नीट का एस्पिरेंट इसको देख रहा है, नीट का कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके लिए वो इनफ है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला की और प्लाज्मिड्स की हैं वो इसी के इतना ही आपसे ज़्यादा पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा। और वैसे नॉलेज है, नॉलेज की कोई एक लिमिट्स नहीं होती कि वो क्वेश्चंस कहाँ तक, थीसिस है, रिसर्च है, कहाँ तक पूछ सकता है उसके लिए। लेकिन जो एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कंटेंट को प्रिपेयर किया है। अगर किसी को और इससे ज़्यादा पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर आपको ये जो कंटेंट है इसका, जो बैक्टीरियल फ्लैजिला का कंटेंट है, या फिर किसी भी स्लाइड में जो कंटेंट है, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें स्लाइड इसको, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। इट इज़ जनरली, फर्स्ट हम बात करते हैं अब बेसल बॉडी की। इट इज़ जनरली अटैच टू द सेल वॉल and cell membrane and embedded with the racks of rings arranged one over the other। कहाँ से स्टार्ट हुई है? सेल वॉल के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ। कहाँ पर प्रेजेंट है ये देखो ध्यान से, यहाँ पर सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये क्या है, पूरी की पूरी बेसल बॉडी है। और बेसल बॉडी के अंदर और क्या है, रिंग्स हैं। यही इन्होंने बात की है कि वो कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ अटैच है, और बहुत सारी रिंग्स के साथ क्या है वो वहाँ पर अरेंज किया गया है। और इस इन रिंग्स के साथ क्या अटैच है, प्रोटीन्स की सब यूनिट्स अटैच हैं। और मेनली रिंग्स कैसे टाइप्स की हैं, एम, एस, पी एंड एल रिंग्स। ये देखो ध्यान से, एम, एस, पी एंड एल रिंग्स हैं जो वो प्रेजेंट होती हैं बेसल बॉडी के अंदर, फिलामेंट को की स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब हम ध्यान अगर देखते हैं, एम और एस जो रिंग्स होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम और एस रिंग प्रेजेंट है। अब इनको याद करने का अच्छा सा तरीका आपका पास ये है कि आप इसकी सीक्वेंस याद कीजिए, एम, एस, पी, एल, और साइटोप्लाज्मा की तरफ से इसको याद कीजिए कि साइटोप्लाज्मा की तरफ एम है, फिर एस है, फिर पी एंड एल।
तो साइटोप्लाज्मा के पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो M और S किसके पास होंगी, सेल मेम्ब्रेन के पास होंगी। P है जो वो पेरिप्लाज्म में ये होगी। द पेरिप्लाज्मा का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मा है, और साइटोप्लाज्मा से ये बाहर की स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ को हम बोलते हैं पेरी, और प्लाज्मा से बाहर की तरफ है, दैट मीन्स वो पेरिप्लाज्म है। अगर अंदर की तरफ होता तो हम उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो पेरीफेरी की तरफ, पेरिप्लाज्म की तरफ क्या है, पी रिंग्स हैं, और सेल वॉल के अंदर क्या है, एल रिंग्स हैं। तो आप इसको सीक्वेंस में याद करना, MSPL, MSP सेल के सॉरी MS है जो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, P पेरिप्लाज्म के अंदर, और L है जो वो सेल वॉल के अंदर है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं MS रिंग कैसे होती है, या फिर इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो M और S रिंग कहाँ पर है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर है, और P और L रिंग्स कहाँ है, पेरिप्लाज्म स्पेस और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ क्या है, इसके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। जो प्रोटीन्स रिंग्स हैं जो वो सर्व एज द पंप प्रोटॉन्स और H+ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट ATP जनरेशन। हाइड्रोजन जो आयंस हैं या प्रोटॉन्स जो हैं उनका मोमेंट्स जब होता है तो उसकी वजह से क्या होगी, ATP की जनरेशन होती है। ये आपको ATP की जनरेशन से हाइड्रोजन जो हमारे आयंस हैं इनके मोमेंट्स को अगर आपने क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से पढ़ा तो वहाँ पर जो ATP की जनरेशन होती है उसके अंदर अच्छे से बताया जाता है इसको, तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ATP की जनरेशन होती है, कैसे होती है, प्रोटॉन्स की मोमेंट्स की वजह से, जिससे क्या होता है, ATP की जनरेशन होगी। तो जो बैक्टीरियल सेल हारासनेस ATP प्रोडक्शन क्या होगा, ATP फॉस्फेटेज, ट्राइफॉस्फेटेज टू रोटेट द रिंग्स एज वेल एज द फिलामेंट्स। अब ATP की जनरेशन होगी जिससे रिंग्स क्या है, मोमेंट्स करेंगे, और फ्लैजिला के अंदर मोमेंट होगा। इन सब के साथ ATP की जनरेशन के साथ वहाँ पर एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स आर द मोट प्रोटीन एंड द फ्ली प्रोटीन्स एनसर्कल द 4 रिंग्स, चारों रिंग्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए M और S जो रिंग्स हैं उनके पास मोट प्रोटीन्स और फ्ली प्रोटीन्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। Positively, flea proteins function as the motor switch that reverse the flagellar rotations in response to the intracellular signals. मोटर जो स्विच होते हैं या फिर मोटर प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो सिग्नल्स आएंगे उसकी की वजह से ही उनके रेस्पॉन्स में ही वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे जो फ्लैजिला का मूवमेंट्स है वो स्टार्ट होता है। तो बेसल बॉडी क्या करती है, बेसल बॉडी मेनली एंकर द फिलामेंट ऑफ द फ्लैजिला इनटू द सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्म। दैट मीन्स कि वो जो बेसल बॉडी का फंक्शन क्या हुआ, अगर आपसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर जैसे पूछा गया है, बताया गया है कि बेसल बॉडी का फंक्शन क्या है, कि वो फिलामेंट को जो फ्लैजिला है उसको एंकर कर रही है। फ्लैजिला तो ये है, फ्लैजिला का फिलामेंट ये है मेनली बाहर जो दिखाई दे रहा है, और इसको एंकर कर रही है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ, जो पूरी की पूरी बेसल बॉडी है। और बेसल बॉडी के अंदर क्या क्या है, रिंग्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और H+ आयंस को मोमेंट्स करवाने के लिए, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पंप्स को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पर क्या है, एक ATP ट्राइफॉस्फेटेज या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या फिर चैनल है जो वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ATP की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रिंग्स हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग है, और इनकी लोकेशंस अब आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी रिंग्स प्रेजेंट है, पेरिप्लाज्म में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, या सेल वॉल में क्या रिंग्स प्रेजेंट है, या सीक्वेंस में पूछ सकते हैं कि टुवार्ड द सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द सेल वॉल उनका अरेंजमेंट क्या होगा, या फिर फ्रॉम द सेल वॉल टू द सेल मेम्ब्रेन क्या अरेंजमेंट होगा। अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल वो क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो ये स्ट्रक्चर होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हुक्स की। बेसल बॉडी हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या आता है, हुक आता है। इट इज द ब्रॉडर रीजन प्रेजेंट एट द फ्लैजिलम बेस, बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। हुक परफॉर्म ए की रोल इन द कनेक्टिंग फिलामेंट टू द मोटर रीजन और द बेसल बॉडी। मेनली फंक्शन क्या है इसका, हुक ये रीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी अंदर क्या है, बेसल बॉडी है, ऊपर क्या है, फिलामेंट, और फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने का काम कौन करता है, हुक करता है। ये इसका फंक्शन है। तो किससे मिलकर बनता है ये, 120 सब यूनिट्स ऑफ द सिंगल प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ द शॉर्ट एंड द कर्व्ड हुक। वो छोटी छोटी सी 120 सब यूनिट्स हैं जो वो प्रोटीन्स के साथ इसके मिली हुई होती हैं, जो इसकी फॉर्मेशंस करती हैं। इट प्रोमोट द टैक्सिस एंड द मोटिलिटी of the bacteria by the generation of the motor torque
टू द फिलामेंट्स, और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द फ्लैग के एंड द फ्लैग एल। ये प्रोटीन्स इसके साथ अटैच करते हैं। मेनली आपसे ये आपके लेवल का क्वेश्चन यहाँ तक है कि हुक का रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। अगर बहुत ज़्यादा पूछ रहा तो उसके साथ ये प्रोटीन्स हैं जो वो फ्लैग के एंड द फ्लैग एल है, जो वो प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हुक यहाँ पर प्रेजेंट है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है फिलामेंट्स। इट अपीयर लाइक ए वीप लाइक स्ट्रक्चर्स। फिलामेंट सीम्स लॉन्ग, वाइड, थिन, several times bigger than the whole bacterial cell and appear as a long hollow tube। फिलामेंट कैसा दिखाई देता है? लॉन्ग होलो ट्यूब जैसा दिखाई देता है। लॉन्ग होता है, क्वाइल्ड होता है, थिन होता है और बहुत बड़ा होता है। अगर आप बैक्टीरियल सेल के कंपैरिजन में सिर्फ फ्लैजिला या फिर फिलामेंट को कंपैरिजन करके देखते हैं तो वो उसकी बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। द कंपोजिशन ऑफ द फिलामेंट इंक्लूड द फ्लैजिलिन प्रोटीन्स। अगर बायोलॉजी में आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं या इनकी नेमिंग्स जो होती है, इनके जो नाम होता है उसके साथ ही जैसी लगती है। जैसे यहाँ पर प्रोटीन है और प्रोटीन किसके अंदर है? फ्लैजिला के अंदर है। तो कैसा प्रोटीन है? फ्लैजिलिन प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट है? फिलामेंट में प्रेजेंट है। तो बाहर जो दिखाई देता है वो हमें फ्लैजिला दिखाई देता, फिलामेंट दिखाई देता है, और जो फिलामेंट है वो किसका है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का है। तो इस तरीके से ये बहुत आसान होते हैं वैसे नेमिंग्स इनकी याद करनी, तो अगर आप थोड़ा सा इनको रिलेट करके पढ़ते हो तो। सब यूनिट्स आर एज इंटरवाइंडेड चेन्स। एक दूसरे के साथ इंटरवाइंडिंग क्या होती है? इस तरीके से रिलेट, एक दूसरे के अंदर एक ऊपर से ट्विस्टेड की हुई इंटरवाइंड एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की सब यूनिट्स होती हैं। फिलामेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोपल्शन ऑफ द बैक्टीरिया। फिलामेंट ही क्या का फंक्शन करता है? प्रोपल्शन इन द बैक्टीरिया में जो मोमेंट्स है वो फिलामेंट है जो वो ही हेल्प करता है। द रोटेशन और मोमेंट ऑफ द फ्लैजिला डिपेंड अपॉन द मोटर स्पिनिंग्स बाय द बेसल बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि बेसल बॉडी के अंदर जो हमने H+ आयंस या फिर प्रोटॉन्स का जो मोमेंट्स है उसके बाद जो एटीपी की फॉर्मेशंस है उसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी अंदर जो फ्लैजिला है वो कैसे मूवमेंट करेगा। बैक्टीरिया कैन मूव इन द आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बेसल बॉडी की मोटर प्रोटीन कैसे स्पिनिंग करते हैं उसके बाद डिपेंड होगा कि उसका मोमेंट्स है वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये मेनली स्ट्रक्चर है फ्लैजिला ऑफ द बैक्टीरिया की। अब इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम फ्लैजिला के टाइप्स देखें, अरेंजमेंट दिखाया गया है यहाँ पर फ्लैजिला का कि किस तरीके से होता है। नॉर्मल से आपको अगर हम बताते हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई गई है ए ट्राइकस की, यहाँ पर कोई फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ए, जब ए वर्ड्स इनके अंदर यूज किया जाता है तो अगर किसी नाम के साथ से पहले ए लिखा गया है तो वो चीज़ क्या होती है? ज़्यादातर बायोलॉजी में या फिर बॉटनी में अब्सेंट होती है वो चीज़। जैसे ए ट्राइकस वर्ड हम फ्लैजिला से रिलेटेड लेते हैं, तो ए है दैट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, मोनोट्राइकस इज ए पोलर फ्लैजिला दैट यूजुअली अपीयर सिंगल और समटाइम इन पेयर्स। मोनोफ्लैजिला, मोनोट्राइकस में क्या होगा? एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो किसी भी एंड पर हो सकता है, जैसे विब्रो के अंदर दिखाई देता है। एम्फीट्राइकस, एम्फी वर्ड जब वर्ड यूज होता है दैट मीन्स वो बोथ साइड प्रेजेंट होता है। ये देखो बोथ साइड, एम्फी होता है दोनों तरफ। तो इसके अंदर क्या होता है? जो फ्लैजिला होते हैं सिंगली एट बोथ द एंड्स ऑफ द बैक्टीरिया, सिंगल भी हो सकते हैं और ये ग्रुप टफ में भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दोनों एंड्स के ऊपर। एक एंड अगर बैक्टीरियल सेल का ये है, दूसरा एंड ये है, तो दोनों तरफ ही जो फ्लैजिला उनका अरेंजमेंट होगा, इसलिए इसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। एम्फी वर्ड्स बोथ के लिए रिलेटेड होते यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है? अपीयर, जो फ्लैजिला है वो अपीयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टफ्ट, ग्रुप्स में। एक से ज्यादा है, एक है तो मोनोट्राइकस, एक से ज्यादा है तो लोफोट्राइकस, अगर दोनों तरफ है तो एम्फीट्राइकस, अगर उसकी पेरीफेरी पे चारों तरफ है दैट मीन्स वो पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स पेरीफेरी पे, पेरीट्राइकस की वो कहां पर होंगे? सारी पेरीफेरी, बैक्टीरियल सेल की पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट है, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो क्या है? पेरीट्राइकस है। तो ये अरेंजमेंट के बेसिस के हैं और के बेसिस के ऊपर क्या होते हैं? जो अलग अलग
बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती हैं कि कैसे वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर वो स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ये था हमारा फ्लैजिला की स्ट्रक्चर्स और उसके टाइप्स। फंक्शन की बात करते हैं अब हम, क्या काम करता है मेनली जो फ्लैजिला, तब से हम बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, मोटिलिटी का काम करता है। एक लोकेशन से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उसको मूवमेंट्स करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड है पैथोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, फ्लैजिला एक्ट एज द विरुलेंस फैक्टर दैट हेल्प इन द एडहेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल टू द होस्ट सेल। जो बैक्टीरिया पैथोजेनेसिटी शो करते हैं तो वो अपने फ्लैजिला को यूज करके होस्ट सेल के साथ बाइंड करते हैं, एडहेस करते हैं, और उसके बाद अपनी विरुलेंस फैक्टर है जो उस बॉडी के अंदर या फिर उन सेल्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसमें भी उसका फ्लैजिला क्या है, फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया। स्विमिंग की मोटिलिटी कैसे होगी, इस बात के को डिफाइन करने के लिए फ्लैजिला की जरूरत होती है। द फ्लैजिला फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, कि उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा, वो उसके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी कि एनवायरमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। द फ्लैजिला पैटर्न्स आल्सो डिसाइड द एनवायरमेंटल कंडीशंस वेयर द बैक्टीरियल सेल कैन लिव। जो बैक्टीरियल सेल जिस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो वहां पर उसका मूवमेंट्स कैसे होगा वो उसके फ्लैजिला की रोटेशंस डिसाइड करता है। उस जो एनवायरमेंट कंडीशंस हैं वो डिसाइड करती है कि फ्लैजिला का पैटर्न कैसा होगा या उसका रोटेशन कैसा होगा या मूवमेंट कैसा होगा, वो उसका एनवायरमेंट डिसाइड करेगा वहां पर। ये देखो अभी हमने कहा कि जो एनवायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया के मूवमेंट्स के, जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला के मूवमेंट्स के लिए और बैक्टीरियल सेल के मूवमेंट के लिए। ये देखो रनिंग मोमेंट्स में है तो जो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है या फिर जो सिंगल फ्लैजिला है वो नॉर्मल जो मोशन है उसका इस तरीके से करता है किसी भी ये यहाँ पर तो जैसे हमने टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट्स है, एक फ्लैजिला भी हो सकता है जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है या फिर जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बेसिस के ऊपर। अगर आप लास्ट में देखोगे इन दोनों स्लाइड्स में सेम प्रोसेस है कि बंडल फ्लैजिला प्रेजेंट्स हैं, वो एक इस एंड के ऊपर है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस एंड के ऊपर प्रेजेंट है, और नॉर्मल इनके अंदर मोमेंट्स है, एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों क्या है रनिंग मोमेंट्स में है। लेकिन अगर आप लास्ट की देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या है टम्बलिंग फ्लैजिला है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि कहाँ जा रही है, और मोमेंट भी क्या है टम्बलिंग है जिसमें पता ही नहीं कि किस साइड जाना हमको। ये जो मोमेंट्स होता है ये थ्रेट का मोमेंट होता है। जब यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं बैक्टीरिया के लिए, तो तब फ्लैजिला का मूवमेंट इस तरीके से दिखाई देता है। तो यही जो बात थी लास्ट स्लाइड के लास्ट जो स्टेंजा है इसके अंदर यही बात कही गई थी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा होगा। अगर नॉर्मल मूवमेंट है तो रनिंग मोमेंट्स है या फिर वो एक नॉर्मल वे में जा रहा है तो या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। लेकिन जब वो ना तो वो अगर टम्बलिंग फ्लैजिला या टम्बलिंग मोमेंट शो कर रहा था दैट मीन्स वो कंडीशंस जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जिनमें वो प्रेजेंट है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, या तो वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिससे उसको थ्रेट है, या फिर वहाँ की इसके लिए कोई भी इस तरीके की कंडीशंस लगा लो कि आप जो उसके लिए फेवरेबल नहीं हो सकती हैं, तो जिससे उसको दूर जाना है या स्मेल है जिसकी वजह से उसको दूर जाना है, तो उन सब के लिए उस टाइम पर कैसा मोमेंट शो करते हैं ये टम्बलिंग फ्लैजिला मोमेंट हो जाते हैं और टम्बलिंग मोमेंट शो करते हैं। तो ये सब कुछ था आपका फ्लैजिला के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया। हमने प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था, अगर किसी ने देखा है तो स्ट्रक्चर उसके अंदर कंप्लीट मैंने बता दी थी, लेकिन थोड़ा सा कम कंटेंट था उसके अंदर प्लाज्मिड के प्लाज्मिड में, तो हमने उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, तो आप ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर उससे ज़्यादा है। तो हम देखते हैं एडिशनल सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। नॉर्मल जो डीएनए होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या एडिशनल उस सर्कुलर डीएनए से एडिशनल में जो प्रेजेंट है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इज फाउंडेड इन द मेल बैक्टीरियल सेल ऑफ द ई कोलाई विच फंक्शन एज ए डोनर सेल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस।
ई कोलाई के अंदर या फिर और बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर प्लाज्मिड है जो वो प्रेजेंट होता है और उनका वो डोनर सेल की तरह काम करता है। जो कॉन्जुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कॉन्जुगेशन क्या होता है या फिर डोनर सेल्स क्या होते हैं। तो जो यहाँ पर सिर्फ बात आपको ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा होता है वो एडिशनल सर्कुलर डीएनए होता है जो उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज आल्सो टर्म्ड एज द फर्टिलिटी फैक्टर, और उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। या फिर जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हम उनको F पॉजिटिव बोलते हैं और उन्हीं को हम डोनर सेल बोलते हैं। When F positive or the fertility factor is associated temporarily with main DNA, it is known as the episome, and if present freely in the cytoplasm, it is termed as the plasmid. अगर ये बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है, अगर डीएनए के बिल्कुल साथ में अटैच है तो हम इसको बोलेंगे एपिसोम है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा डीएनए है ये, अगर ये इसी बिल्कुल जो नॉर्मल डीएनए है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सर्कुलर डीएनए है उसके साथ ही प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे उसको एपिसोम। एपिसोम क्या होता है कि किसी भी बॉडी के साथ कोई चीज अटैच है, उसके ऊपर प्रेजेंट है, एपी उसके सिर पर प्रेजेंट है, इस तरीके से मानो अगर आप, तो अगर साथ में अटैच है, एसोसिएटेड है, तो वो क्या है, एपिसोम है। अगर बैक्टीरियल सेल में सर्कुलर डीएनए कहीं प्रेजेंट है और एडिशनल प्लाज्मिड कहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फ्रीली प्लाज्मिड। Plasmid are double-stranded circular or the supercoiled DNA containing a few thousand genes. ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेज होता है और ये सुपर क्वाइल्ड होता है और इसके अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन्स क्या हैं, उस बैक्टीरियल सेल्स को डिफाइन करते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल जो बैक्टीरियल सेल है उसका अपना डीएनए है जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है। अगर ये प्लाज्मिड डीएनए बिल्कुल इसके साथ यहाँ प्रेजेंट है तो हम इसको एपिसोम बोलेंगे। अगर ये फ्री प्रेजेंट है तो ये फ्रीली एनवायरनमेंट में है, फ्रीली साइटोप्लाज्मा में मूव करते रहेंगे, तब इसके लिए स्पेसिफिक कोई नेमिंग नहीं होती है। तो कई बार एपिसोम्स क्या होते हैं इस तरीके से पूछा जाता है। तो एपिसोम को राइबोसोम के साथ अटैच मत कर देना कि राइबोसोम में भी सोम आता है और एपिसोम में भी सोम आता है, तो ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें क्या है अलग हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट में कि प्लाज्मिड्स आर ऑफ द 3 टाइप्स, F प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड एंड द कोल प्लाज्मिड। F प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं तो प्लाज्मिड्स कैरी जीन्स फॉर द सेक्स स्पिलाइज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रेन टू द अनदर। जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उनके अंदर वो F प्लाज्मिड सेक्स पिल्लाई की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है जब उन 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, वन स्ट्रेन या ऑफ द बैक्टीरिया एंड द अनदर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो उनमें एक में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं F पॉजिटिव, अगर दूसरे स्ट्रेन में अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं उसको F नेगेटिव। तो मेन फंक्शन क्या है F प्लाज्मिड का, सेक्स पिल्लाई की फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है R प्लाज्मिड्स, R से ही है रेजिस्टेंसी, F से याद रखो फर्टिलिटी, R से रेजिस्टेंस और कॉल से कॉल्सिसिन। R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए क्या रेजिस्टेंसी शो करता है, जिससे जो बैक्टीरियाज हैं तो वो क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे उन एंटीबायोटिक्स जो मटेरियल अगर हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसमें भी वो अपने आप को रेजिस्टेंसी शो करते हैं। किस वजह से, प्लाज्मिड्स की वजह से, R प्लाज्मिड्स की वजह से। समटाइम्स प्लाज्मिड्स में शो बट F एंड R टाइप्स प्रॉपर्टीज, हो सकता है कि प्लाज्मिड के अंदर F भी हो और R प्लाज्मिड्स भी हो, समटाइम, नॉट ऑलवेज बट समटाइम हो सकता है कि उसके बाद F प्लाज्मिड भी हो और R प्लाज्मिड भी हो। नेक्स्ट इज द कोल प्लाज्मिड कैरी जीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कोल्सिसिन, ए स्पेशल प्रोटीन दैट किल सेंसिटिव ई कोलाई सेल्स। बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ ऐसा जो स्पेशल क्या है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कोल्सिसिन प्रोड्यूस करता है, और जो कोल्सिसिन होता है वो ई कोलाई सेल्स के लिए सेंसिटिव होता है और उनको किल कर देता है। तो बैक्टीरियल सेल ई कोलाई सेल को किल करने के लिए कोल्सिसिन का प्रोडक्शन करती हैं, और वो कोल्सिसिन तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब उनके प्लाज्मिड्स के अंदर कोल का जीन प्रेजेंट होगा या फिर कोल प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होंगे तब। तो कोल प्लाज्मिड्स ई कोलाई सेल्स को किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं प्लाज्मिड्स के।
तो मेनली ये यहाँ पर यही प्लाज्मिड्स का टॉपिक भी यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग इज ए डिफरेंशियल बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया इनटू द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल की कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर ही हम जो बैक्टीरिया है उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या चीज किसके बेसिस के ऊपर डिपेंड होती है कि वो ग्राम स्टेनिंग की वजह से हम स्टेन करके देखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए हम उसको स्टेन करते हैं, डाई करते हैं, कलर करते हैं। तो वो जो स्पेशल कलर है या फिर डाई का जो प्रोसेस है उसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि वो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये टेक्निक है जो वे इंट्रोड्यूस की थी। तो उसके बेसिस पर दो टाइप्स के बैक्टीरिया हो जाते हैं, फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि सेल वॉल की कंपोजिशन है वो डिफरेंस होती है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, तो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1884 बाय द डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। और ग्राम के नाम के ऊपर ही इसको हम ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। He developed this staining technique to identify the bacteria causing pneumonia. उन्होंने ये टेक्निक न्यूमोनिया जो कोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की थी। Let it become popular method। उसके बाद ये पॉपुलर होगी कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं या फिर ग्राम नेगेटिव हैं। इसी स्टेनिंग टेक्निक्स को यूज करके बैक्टीरियाज को स्टेन किया जाता है। बात करते हैं हम स्टेनिंग का प्रोसेस होता कैसे है। फर्स्ट हमने क्या करना है, एक स्मीयर प्रोड्यूस करना है बैक्टीरियल कल्चर का, बैक्टीरियल सेल का प्रोड्यूस करनी है, उनको कल्चर करना है। कल्चर करने के बाद हम उसको स्टेन करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट के साथ 30 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रिंच कर देंगे, वॉश कर देंगे। और विदिन 2 सेकेंड्स 30 सेकंड के लिए हमने क्रिस्टल वॉयलेट उसके ऊपर डाला या फिर स्टेन किया उसके साथ उस स्मीयर को, और उसके बाद उसको तुरंत 2 सेकंड के अंदर डिस्टिल्ड वाटर से रिंच कर लिया। उसके बाद हमने ग्राम आयोडीन का सॉल्यूशन डाला 1 मिनट के लिए। आफ्टर दैट आल्सो रिंच द डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको फिर से रिंच कर लिया, उसको फिर से वॉश कर लिया। उसके बाद हमने उसके अंदर डाला 95% इथेनॉल और प्लस और या फिर एसीटोन, या तो हम इथेनॉल यूज करें या फिर हम एसीटोन यूज करें फॉर 10 to 30 सेकेंड्स। उसको फिर से हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिंच किया। उसके बाद हमने सैफ्रानिन को यूज किया 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। आफ्टर दैट आल्सो रिंच इन द डिस्टिल्ड वाटर एंड द ब्लड। और अब उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कैसी वो सेल है। अगर वो कलर के साथ प्रेजेंट होते दैट मीन्स वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर वो कलर्ड नहीं है तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये देखो, अगर उससे भी छोटी टेक्निक्स में देखोगे तो आप क्रिस्टल वॉयलेट, पहले हमने जो बैक्टीरियाज हैं उनका स्मीयर प्रोड्यूस किया, उसके साथ उनको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, उसके बाद उसको रिंच किया या फिर जो भी था रिंच करने के डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिंच करते रहे। उसके बाद हमने मॉडरेंट डाला जो फिक्स करता है डाई को, आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद डीकलराइजेशन एल्कोहल एजेंट डाले जिसको में अंदर एल्कोहल और या फिर एसीटोन का हम यूज करते हैं, या इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, या तो आप एल्कोहल का यूज करो या फिर एसीटोन का। जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो निकल जाएगा, डीकलरिंग एजेंट है। और ये स्टेनिंग क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट है। और काउंटर स्टेन क्या है इसका, सैफ्रानिन है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आता है, काउंटर स्टेन जो सैफ्रानिन है हम उसका यूज करते हैं और उसके बाद माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर किस टाइप के 2 बैक्टीरिया हो गए हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनके क्या पैरामीटर्स हैं, किन बेसिस के ऊपर इनको अगर हम स्टडी करते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिंगल लेयर होती है, स्मूथ सेल वॉल होती है, लेकिन नेगेटिव के अंदर डबल लेयर होती है और वेवी सेल वॉल होती है। दैट मीन्स कि सेल वॉल क्या बहुत मजबूत होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेन नहीं जा पाता है। सेल वॉल की अगर थिकनेस की बात करते हैं तो सेल वॉल की थिकनेस यहाँ पर क्या होती है, 20 to 80 नैनोमीटर होती है। और थिकनेस अगर सेल वॉल की यहाँ पर देखते हैं तो 8 to 10 नैनोमीटर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर की बात करते हैं, थिक लेयर होती है और मल्टी लेयर्ड होती है पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर थिन होती है और सिंगल लेयर होती है। टिकोइक एसिड है जो वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। लिपोपोलीसैकेराइड्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन मोस्टली प्रेजेंट होती है। लिपिड के कंटेंट की बात करते हैं तो लिपिड का कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम होता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है कंपैरिजनली टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। 20 to 30% कंटेंट लिपिड्स का प्रेजेंट होता है। एंटीबायोटिक की अगर रेजिस्टेंसी की बात करते हैं तो वो ससेप्टेबल होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अगर आप एंटीबायोटिक्स उनको देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स दोगे तो उसके लिए रेजिस्टेंसी शो करते हैं। तो ये क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनकी पैरामीटर्स के साथ में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन बेसिस के ऊपर। ये है इनकी सेल स्ट्रक्चर जो हमने अभी बात की है कि आउटर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट होते ग्राम पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या है अब्सेंट होती है। अगर आप ये देखो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर देखो कितनी थिक है और यहाँ पर क्या है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव के अंदर और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और ये है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये बहुत थिक है और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बहुत एक नैरो सी रेंज में प्रेजेंट है। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है यहाँ पर नॉर्मल प्रेजेंट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइटोप्लाज्मा है जो वो भी नॉर्मल है। मेनली है आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन्स, लिपोप्रोटीन्स और लिपोपोलिसैकेराइड्स। लिपोपोलिसैकेराइड्स नेगेटिव में प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव में प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन्स की थिकनेस है जो वो कंपैरिजनली जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें कम होती है। तो ये इसकी क्या है नॉर्मल, अगर आप सेल्स की सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल के बेसिस के ऊपर ही आप उसकी स्ट्रक्चर में देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देती है। एक नेक्स्ट स्लाइड भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो टिकोइक एसिड है, सरफेस प्रोटीन्स हैं और लिपोटिकोइक एसिड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकन्स बहुत ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर कम होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है जो कलरिंग है वो या फिर जो स्टेनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है इसके अंदर। ये डिफ्रेंशिएट हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, जिसकी वजह से स्टेन का जो प्रोसेस है वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये सब कुछ था आपको स्टेनिंग के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, फ्लैजिला के बारे में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज आपको जैसे बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, वेलकम एंड हैव ए नाइस डे।